हेलो स्टूडेंट, अल्फा मैथ्स क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर 8 पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन लेक्चर 9 में लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है या इम्पोर्टेंट रिजल्ट मान लो। ये दे रखा है कि प्रदर्शित करिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ रूट ऑफ एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर क्या नहीं है, विश्लेषित नहीं है। मतलब ये जो है वो ओरिजिन पे या मूल बिंदु पे क्या है, कोशी रीमान समीकरण को तो क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है, विश्लेषित फलन नहीं है। तो देखो प्रूव दैट सो दैट द फंक्शन f z इक्वल टू रूट ऑफ मोड ऑफ x y satisfy the कोशी रीमान इक्वेशन एट द ओरिजिन बट इज इट नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट। मतलब ये एनालिटिक नहीं। तो देखो इससे पहले वाला जो रिजल्ट पढ़ा था हमने उसके अंदर बात की थी कि अगर कोई भी कोई भी अगर विश्लेषिक फलन है तो वो हमेशा कोशी रीमान समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि अगर कोई फलन कोशी रीमान समीकरण को अगर संतुष्ट करता है तो वो हमेशा ही क्या हो, विश्लेषिक फलन हो। तो दोनों साइड से ये थ्योरम जो थी वो ट्रू नहीं थी, ठीक है। तो केवल आवश्यक प्रतिबंध था, ये पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे रखा वो अपन प्रूफ भी करेंगे। तो देखो इससे एग्जाम्पल को अपन प्रूफ करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में प्रूफ में देखो किस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। देखो आपने को जो एफ जेड दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है, रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है। अब देखो जो एफ जेड होता है उसको अपन लिखते हैं यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई और यहाँ से इक्वल टू आ गया आपका रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई। अब अगर यहाँ से मैं प्लस आयटा इंटू जीरो लिख दूं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ से अगर कंपेयर करें दोनों साइड से तो अपने को u भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, v भी मिल रहा है। तो देखो कंपैरिजन करने के बाद में अपने को अब जो u मिलेगा u x y वो तो मिलेगा आपका रूट ऑफ मोड ऑफ x y और जो आपका v x y मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, 0। अब देखो कोशी रीमान समीकरण क्या होता है, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y और साथ में जो दूसरी कंडीशन होती है वो आपकी होती है डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x। तो इसका मतलब जो u x y का फंक्शन है और v x y का फंक्शन है अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, या तो x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं या y के सापेक्ष, या तो x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या फिर y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अपन मूल बिंदु पे ओरिजिन पे क्या निकाल रहे हैं, डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, फिर डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे। तो देखो ऐसा अगर इसकी वैल्यू निकालें तो देखो मूल बिंदु पर अपन चेक करें इसको, मूल बिंदु पर एट ओरिजिन तो अगर ओरिजिन पर अपन डेल u अपॉन डेल x निकालें, क्या निकाल रहे हैं अपन, डेल u अपॉन डेल x निकाल रहे हैं, तो अपन इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ux की टर्म आएगी वो तो एज इट इज और बाकी क्या हो जाएगा 0 और माइनस क्या हो जाएगा u 0 0 और अपोन में आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखो अगर ux की टर्म के अंदर ux y की टर्म के अंदर अगर x इक्वल टू x रख दो, y इक्वल टू 0 रख दो, तो ये पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी 0 और आगे क्या माइनस का u 0 0। तो यहाँ पे दोनों की जगह 0 0 पुट करेंगे तब भी क्या आएगा 0। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू होगी आपकी 0 माइनस 0 अपॉन x। तो 0 माइनस 0 वापस 0 आएगा, 0 अपॉन x वापस 0 और इसके ऊपर लिमिट का इफेक्ट होगा नहीं, तो इस पूरे को अपन लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अपन डेल u अपॉन डेल y निकाल रहे हैं। तो देखो अगर डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे मूल बिंदु पे ओरिजिन पे तब क्या आएगा, देखो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, यहां से क्या लिख सकते हैं u 0 y माइनस u 0 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका y, ठीक है। अब देखो u के अंदर जो x y का फलन है उसके अंदर x की जगह 0 रखो, y की जगह 0, तब भी क्या आएगा 0। तो यहाँ से इस पूरे की जो वैल्यू आएगी डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू ये वापस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं। अब देखो जो v फंक्शन x y का वो क्या पहले से खुद ही 0 है, तो अगर इसका x के सापेक्ष करो या y के सापेक्ष करो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो पुनः डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू क्या आएगा 0, ये v है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया और जो डेल v अपॉन डेल y है वो भी आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या है 4।
तो देखो इक्वेशन फर्स्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर है। फिर यहाँ से सेकंड और थर्ड से देखो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 4 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या लिख सकते हैं, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। फिर देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अगर 2 और 3 से देखें तो जो डेल यू अपॉन डेल वाई है वो किसके बराबर है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर है माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जीरो है, जीरो के आगे माइनस लगाओ या प्लस आएगा क्या वापस जीरो। तो ये जो इक्वेशन नंबर आपकी 5 और 6 आई है यही क्या है, कॉची रीमान समीकरण है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो एफ जेड है वो ओरिजिन पे या मूल बिंदु पे कॉची रीमान समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाई एफ जेड मूल बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एफ जेड सेटिस्फाई द कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन। कॉची रीमान इक्वेशन को किससे सेटिस्फाई कर रही है, ओरिजिन से सेटिस्फाई कर। अपन ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले तो ये दिखाना था जो एफ जेड है वो मूल बिंदु पे कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से अपने इसको इस टाइप से सोल्व किया और समीकरण नंबर 5 और 6 से अपन क्या लिख सकते हैं, ये कॉची रीमान समीकरण है। तो इसका मतलब जो एफ जेड है वो मूल बिंदु पे कॉची रीमान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट कर रहा है। अब देखो अपने को ये चेक करना है कि ये विश्लेषित है या नहीं। इसने दे रखा है कि ये जो है इस बिंदु पे मतलब मूल बिंदु पे क्या नहीं है, विश्लेषित नहीं है, मतलब एनालिटिक नहीं है। अब अगर विश्लेषित नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो अपन अवकलनीय तक परिभाषा लगाएंगे, उससे अपन इसको सोल्व करेंगे। एक तो पथ लेंगे, अगर सभी पथों के अनुदिश जो एफ डैश जेड का मान आता है वो अगर सेम आ रहा है तब तो ये क्या है आपका अवकलनीय है, और अवकलनीय तो विश्लेषित होगा। अगर अवकलनीय नहीं आएगा मतलब उसका मान अद्वितीय नहीं आएगा तब ये क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, और अवकलनीय नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, विश्लेषित नहीं होगा। देखो कॉची रीमान समीकरण अपन सिद्ध कर चुके हैं कि कॉची रीमान समीकरण को ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब अपन चेक करें कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन अवकलनीयता की डेफिनेशन लगाते हैं। तो देखो मूल बिंदु पर अवकलनीयता, मूल बिंदु पर अवकलनीयता। तो अगर मूल बिंदु पर अपन अवकलनीयता चेक करेंगे तो किस टाइप से करेंगे वो देखते हैं। तो देखो मूल बिंदु पर अवकलनीयता फॉर्मूला क्या है, परिभाषा से अपन लिख सकते हैं कि एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू लिमिट आपकी होगी जेड अटैच टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन आपका क्या होता है, जेड माइनस जेड जीरो। इसकी अपन वैल्यू निकालेंगे। अगर इसका मान हर पथ के अनुदिश समान आता है तब तो ये क्या होगा, अवकलनीय होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो यहाँ से देखो एफ डैश जेड जीरो की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। तो लिमिट जेड अटैच टू जेड जीरो एफ डैश जेड की जो वैल्यू वो आपकी क्या है, रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स। अगर इसकी जगह अपन ओरिजिन लेंगे जेड इक्वल टू जेड जीरो लेंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये आपका गया जीरो अपॉन जेड को अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस आइटा वाई, और ये आ गया आपका माइनस का जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अगर एफ डैश जेड जीरो की बात करें तो वो आ गया आपके पास लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई, और नीचे आपका क्या गया एक्स प्लस आइटा। इक्वेशन नंबर आपकी कहाँ तक आ गई, 1 2 3 4 5 6 तक आ गई, 7 तक। ठीक है, अब देखो अपन वही केस लेंगे जब जेड टेंस टू जेड जीरो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस या कोई और पथ लेंगे उनकी बात करें। तो देखो केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं जब जेड टेंस टू जेड जीरो। ठीक है, अक्स के
अनुदिश हो, अक्स अक्स के क्या हो, अनुदिश हो। When z टेस्ट टू z0 along to x axis, तब आपकी जो y की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0, ये ऊपर वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 अपॉन x बचेगा आपके पास। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश z0 इक्वल टू लिमिट यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x टेस्ट टू 0 और फिर आपकी टर्म आ जाएगी 0 अपॉन x प्लस g, और 0 अपॉन x कितना होता है आपका, 0 होता है। तो f डैश z0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर अपन अलोंग टू y एक्सिस लेंगे, अगर y एक्स के अनुदिश लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, x 0 तो ये पूरी टर्म वापस 0, तो 0 पर कोई भी टर्म आएगी वापस क्या है, 0। मतलब इस पॉइंट पे अगर वापस चेक करेंगे y एक्स के अनुदिश, तब हमेशा क्या मिलेगा, अपने को 0 मिलेगा। अब देखो इसके लिए अपन कोई नया केस लेते हैं, तो केस अपन इस टाइप से बना रहे हैं। केस सेकंड, ये आपको याद रखना है, देखो केस सेकंड, जब z टेंड्स टू z0 y इक्वल टू x के अनुदिश हो, पथ कोई भी हो सकता है इसका, चाहे y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कोई वक्र बनाए, चाहे कोई चाप बनाए, चाहे कोई सरल रेखा बनाए। तो अपन ने मान लिया जब z टेंड्स टू z0 y इक्वल टू x के अनुदिश हो, तब क्या होगा, देखो यहाँ से। तो देखो समीकरण नंबर 7 से अपन f डैश z0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो लिमिट यहाँ से x टेंड्स टू 0, जहाँ पे भी y है वहाँ पे भी 0 ले लेंगे अपन, तो x प्लस i x टेंड्स टू 0 आएगा, ये उसको अपन x टेंड्स टू 0 मान लेंगे। तो देखो यहाँ से आपके पास बचेगा रूट ऑफ x और x, क्योंकि y की जगह भी आपके पास क्या गया, x आ गया, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, देखो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, x और x, ठीक है। तो x से डॉट x, नीचे क्या बनेगा, x प्लस i x, तो यहाँ से x अगर कॉमन लगे तो क्या देगा, 1 प्लस i आ जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बनेगा वो समझो, तो f डैश z0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा x स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर वापस x आएगा, और नीचे एक x पहले से, ये दोनों x कैंसिल, इसके ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो जो f डैश z0 की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन i। तो ये इक्वेशन नंबर क्या है आपकी, 9, समीकरण नंबर 9, इक्वेशन 9, ठीक है। अब देखो समीकरण 8 और 9 से देखो, जो f डैश z0 है उसका मान क्या नहीं है, अद्वितीय नहीं है, तो अद्वितीय नहीं है तो ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो ये क्या नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि समीकरण 8 व 9 से फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, ठीक है, f डैश z0 का मान अद्वितीय नहीं, तो जो f डैश 0 का मान है वो क्या नहीं है, अद्वितीय नहीं है। तो अद्वितीय नहीं है तो इंप्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं, f z मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। f z इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, अगर ये अवकलनीय नहीं है तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइड f z मूल बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है, मूल बिंदु पर विश्लेषित नहीं है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, जो f डैश है वो मूल बिंदु पर क्या नहीं है, विश्लेषित नहीं है। f z इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, तो जो f z है वो आपका क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है, किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। तो अपन ने कल एक रिजल्ट पढ़ा था, उससे मतलब जो लास्ट अपन ने वीडियो डाला था उसके अंदर, कि कोई भी विश्लेषिक फलन होता है तो वो कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो उस रिजल्ट को एक बार दोबारा समझ लो, अगर कोई भी विश्लेषिक फलन होगा तब तो वो हमेशा कौशी-रीमान समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है या उसके फर्स्ट ऑर्डर के जो भी डेरिवेटिव है वो कौशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमेशा विश्लेषिक फलन नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन चेक करके देखेंगे। लेकिन अगर विश्लेषिक है तो अपन श्योर कह सकते हैं कि वो कौशी-रीमान इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपके पास एग्जांपल था f z इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ xy, ये क्या है, मूल बिंदु पर क्या है, कौशी-रीमान समीकरण को तो संतुष्ट करता है,
लेकिन ये क्या नहीं है, मूल बिंदु पे विश्लेषित नहीं है। तो अपन अवकलनीयता की डेफिनेशन लगाई, तो यहाँ से अपने को मिला कि जो f डैश z0 का मान है वो अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं तो अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं तो ये क्या नहीं है, विश्लेषित नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे वाले जो वीडियो है वो अपन जल्दी जल्दी डाल सके, अपलोड कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।